जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स यानी हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात लिखे हैं, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखे वक्त बदलने वाला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, यानी कि अगर आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, सूरज निकलेगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप मेहनत करके अपना वक्त को आप बदल सकते हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप अपने वक्त को नहीं बदल सकते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होता है कि हम एक बड़ा आदमी बने, हर व्यक्ति की इच्छा होता है कि हम अमीर व्यक्ति बने, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता है। अगर आप मेहनत को जारी रखिएगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितना आप सोचिएगा उतना ला सकते हैं, लेकिन कब ला सकते हैं, जब आप मेहनत कीजिएगा। तो मेहनत आपको डेली करना होगा, तब जाके एक दिन आपको सफलता मिलेगा। तो ये बात लिखे हैं, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखे वक्त बदलने वाला है। तो इसी तरह आप भी पढ़ाई जारी रखें, आपका भी वक्त जरूर बदलेगा। ठीक है, तो आइए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि वित्तीय का अर्थ क्या होता है। तो वित्तीय का अर्थ होता है वित्त का। वित्तीय का क्या अर्थ होता है, वित्त का। और वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। ठीक है, और यहाँ क्या है, संस्थान है। ठीक है, तो ऐसा संस्थान जहाँ रुपया का लेन देन हो, ठीक है, क्या कहलाता है, वित्तीय संस्थान कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मीन्स होता है राष्ट्र का, राष्ट्र यानी कि देश का, यानी ऐसा संस्था जो देश लेवल पर कार्य करे, ऐसा संस्था जो देश लेवल पर कार्य करे। ठीक है, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो जो संस्थान पूरे देश के लिए वित्त का यानी रुपया पैसा का प्रबंधन यानी कि व्यवस्था करता है, प्रबंधन के कार्यों का संपादन करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। तो आइए बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। भूख लग गया है। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार, आइए इसको समझते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए, जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उस क्षेत्र को मुद्रा बाजार कहा जाता है। आइए इसको फिर से समझते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार को। तो जहां उद्योग या व्यवसाय के लिए, जहां उद्योग और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन, अल्प मीन्स होता है थोड़ा और कालीन मीन्स होता है समय, ये थोड़ा समय के लिए, तथा दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय मतलब आप समझते हैं वित्त का, वित्त मतलब रुपया पैसा, व्यवस्था मतलब रुपया पैसा का व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उस क्षेत्र को मुद्रा बाजार कहा जाता है। यानी मुद्रा बाजार में आपको जो पैसा दिया जाता है, चाहे ऋण दिया जाता है, वह अल्पकालीन यानी कम समय के लिए भी दिया जाता है और दीर्घकालीन ज्यादा समय के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। देखिए, तो भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यापार के लिए दीर्घकालीन वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। यानी देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में जो आपको ऋण जो दिया जाता है, नहीं, वो अल्पकालीन थोड़ा समय के लिए भी दिया जाता है और दीर्घकालीन यानी कि ज्यादा समय के लिए भी दिया जाता है। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार में क्या होता है, इसमें दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था यानी कि ज्यादा समय के लिए आपको ऋण दिया जाता है, कम समय के लिए इसमें ऋण आपको नहीं देगा।
इसमें ज्यादा समय के लिए ऋण देता है। ठीक है, सामान्यतः भारतीय पूंजी बाजार को दो क्षेत्रों में बांटा जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? दो क्षेत्रों में। पहला है संगठित क्षेत्र तथा दूसरा है असंगठित क्षेत्र। आइए इसको देखते हैं। संगठित क्षेत्र में देखते हैं क्या है, तो संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में आपका वाणिज्य बैंक आ जाएगा, निजी बैंक आ जाएगा, सार्वजनिक बैंक आ जाएगा तथा विदेशी बैंक आते हैं। भारत में संगठित क्षेत्र में अनेक बैंक है, इसके अंतर्गत अनेक बैंक है भारत में, इसके अंतर्गत अनेक बैंक है, जैसे केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक आदि। ठीक है, और दूसरा है, दो दो बार हो गया है ना, दो दो बार हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, दूसरा यहां पर है, दो दो बार टाइपिंग हो गया है। चलिए, दूसरा में है असंगठित क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो असंगठित क्षेत्र ग्रामीण किसानों को, असंगठित क्षेत्र ग्रामीण किसानों को अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। असंगठित क्षेत्र जो होता है ग्रामीण किसानों को अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए ऋण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। जैसे ग्रामीण महाजन, सेठ साहूकार, स्थानीय व्यापारी तथा रिश्तेदार आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी असंगठित क्षेत्र क्या होता है, तो असंगठित क्षेत्र ग्रामीण किसानों को, यानी गांव में रहने वाले किसानों को अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। इसमें आपका ग्रामीण महाजन आ जाएगा, ठीक है, सेठ साहूकार आ जाएगा, स्थानीय व्यापारी तथा रिश्तेदार आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसी के साथ यह पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। देखिए, तो राज्य स्तरीय मतलब समझते हैं, राज्य स्तरीय मतलब राज्य का, अपने राज्य लेवल पर, संस्थागत वित्तीय स्रोत, वित्तीय मतलब समझते हैं वित्त का, वित्तीय मीन्स वित्त का, और वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा, और स्रोत मतलब होता है जो रुपया पैसा दे, यानी कि इसमें बैंक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। पहला है सहकारी बैंक, पहला क्या होगा, सहकारी बैंक। इसके माध्यम से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सहकारी बैंक इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन यानी थोड़ा समय के लिए, मध्यकालीन मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए, और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए, यानी मोटा मोटी 15 से 20 साल के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां। प्राथमिक सहकारी समितियां, देखिए यह उत्पादन कार्यों के लिए, यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण यानी 1 वर्ष के लिए देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। देखिए प्राथमिक सहकारी समितियों में क्या होता है, तो यह है जो आपको ज्यादा समय के लिए या मध्यकालीन समय के लिए आपको ऋण नहीं देती है, यह काफी कम समय के लिए आपको ऋण देती है। जैसे देखिए प्राथमिक सहकारी समितियां यह उत्पादन के कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए ऋण आपको देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे आते हैं। तीसरा है भूमि विकास बैंक। यह किसानों की भूमि को बंधक रखकर, भूमि विकास बैंक में क्या है,
यह किसानों की भूमि को बंधक रखकर, गिरवी रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक क्या करता है? यह किसानों को कब ऋण देता है? तो उसके जमीन को क्या कर दिया जाता है? गिरवी रखकर उसको लंबे समय तक के लिए क्या कर दिया जाता है? ऋण दे दिया जाता है, यानी कि यह ऋण उस किसान को लंबे समय तक ले दे देता है। ठीक है, तो ये बात लिखा है, एक बार फिर से देखते हैं भूमि विकास बैंक में। तो यह किसानों को भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए, यानी कि उसको इसलिए ऋण दे दिया जाता है कि वह कृषि कार्य में क्या करे? सुधार करे और अच्छा से अच्छा वह उत्पादन करे, अच्छा से अच्छा बीज का उपयोग करे, ताकि उससे क्या हो? कृषि से उसका फायदा हो, उसको घाटा ना हो। ठीक है, यह किसानों की भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, चौथा है व्यवसायिक बैंक। चौथा क्या है? व्यवसायिक बैंक। जो व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक बैंक मतलब क्या हो गया? जो व्यवसाय के लिए होता है, बिजनेस के लिए बैंक जो होता है, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो बैंक होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यवसायिक बैंक। इस बैंक में आपका स्टेट बैंक आ जाता है, पंजाब नेशनल बैंक आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे बैंक आते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक बैंक देखते हैं, ऐसे बैंकों के द्वारा भी किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसे बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों को, ऐसे बैंक सीमांत, सीमांत मतलब होता है जिसके पास काफी कम भूमि हो, काफी कम जमीन हो। ठीक है, ऐसे बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ऋण प्रदान करता है। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है वह क्या करता है? ऐसे बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों को, या किसको देता है? सीमांत। सीमांत का मतलब जिसके पास जमीन काफी कम हो, चाहे जो छोटा मोटा किसान हो, उसे कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण देता है। यानी गरीब लोगों को, जिसके पास जमीन ना हो, चाहे हो भी तो थोड़ा कम हो, वैसे व्यक्तियों को क्या करता है? यह ऋण देता है ताकि वो क्या कर सके? अपना विकास कर सके। ठीक है, छठा है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड शीर्ष स्थान है, मतलब काफी ऊंचा इसका स्थान है। नहीं, नाबार्ड क्या शीर्ष संस्थान है, मैं संस्थानों में क्या है? काफी शीर्ष है, काफी ऊंचा है। जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा, यानी रुपया पैसा का सुविधा प्रदान करती है। देखिए, यह जो नाबार्ड है, यह लोगों को ऋण नहीं देती है। यह किसको ऋण देती है? बैंकों को। देखिए क्या बोलता है, नाबार्ड शीर्ष संस्थान है, मतलब सबसे ऊंचा संस्थान है जो वित्तीय संस्थानों, वित्तीय संस्थान मतलब रुपया पैसा वाला संस्थान को, जैसे बैंक, व्यवसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करती है, यानी रुपया पैसा देने का सुविधा प्रदान करती है। और पुनः यह सुविधा इनके द्वारा किसानों को प्रदान किया जाता है। और यह जो बैंक है, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, यह क्या करता है? किसानों को क्या करता है? ऋण देता है। मतलब यह नाबार्ड से ऋण लेता है, जो यह बैंक सब जो है, यह नाबार्ड से ऋण लेता है और छोटे किसानों को क्या करता है? ऋण देता है। यानी जो नाबार्ड है किसानों को डायरेक्ट ऋण नहीं देगा, यह किसको ऋण देता है? बैंकों को। और यह बैंक क्या करता है? उस छोटे किसानों को क्या करता है? ऋण देता है। ठीक है, तो इसी के साथ यह दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है ये। हमारा तीसरा प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, भी क्वेश्चन है। व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो व्यवसायिक बैंक क्या होता है? जो व्यवसाय करने के लिए लोगों को ऋण देता है, बिजनेस करने के लिए ऋण देता है, वही क्या होता है? व्यवसायिक बैंक। तो इसके अंतर्गत आपको हम बताएं कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सारे बैंक आते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। व्यवसायिक बैंक के क्या है? कार्य निम्नलिखित है। पहला में देखते हैं, जमा राशि को स्वीकार करना। इसका पहला काम क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना, यानी कि आप जाइएगा तो यह क्या करेगा? आपके पैसा को जमा कर लेगा। ठीक है, व्यवसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में राशि को स्वीकार करना होता है। जो आपका स्टेट बैंक है,
तो आप जाइएगा तो उसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं कि नहीं। तो यह क्या करता है, जमा राशि को स्वीकार करता है। ठीक है। दूसरा है ऋण प्रदान करना। जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यानी जो ऋण प्रदान करना है, यह जो व्यवसायिक बैंक है, यह क्या करता है, कुछ रुपया को अपने कोष में क्या कर देता है, रख लेता है, बाकी रुपया क्या कर देता है, किसानों को, चाहे अपने बैंक धारकों को, अपने ग्राहकों को क्या कर देता है, यह ऋण दे देता है। वही बात है, एक बार फिर से देखते हैं, ऋण प्रदान करना। जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद के कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा में देखिए सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इसमें देखते हैं बैंकों के इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड तथा चेक की सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, सूचनाएं एवं आंकड़ों का एकत्रित करना आदि। ठीक है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य में क्या है, बैंकों के इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड, चेक की सुविधाएं प्रदान करना, सूचनाएं एवं आंकड़ों का एकत्रित करना आदि है। ठीक है। चौथा में देखते हैं एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य, बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। यह जो बैंक है एजेंसी संबंधी कार्य में, यह जो व्यवसायिक बैंक है वो क्या करता है, बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रह करना है। ठीक है, यह क्या करता है, चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि को जमा करता है। ठीक है, तो इसी के साथ यह तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। कई वो इसमें क्वेश्चन है, लास्ट है, इसके बाद एक बार हमारा चौथा प्रश्न है सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है। तो पहला है स्वैच्छिक सदस्यता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इस संगठन का सदस्य बन सकता है। जो भी व्यक्ति चाहे अपनी इच्छा के अनुसार इस संगठन का क्या सदस्य बन सकता है। ठीक है, मेंबर बन सकता है। दूसरा है लोकतांत्रिक प्रबंधन। इसके सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक प्रबंधन में क्या होता है, इसके सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है कि यह फलनिया इस धर्म का है तो फलनिया इस धर्म का है, तो यह इस जात का है तो इस जात का, यह सब भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए नैतिक और सामाजिक तत्व। नैतिक और सामाजिक तत्व, इसका उद्देश्य आत्म सहायता और परस्पर संयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ एवं खुशहाली को बढ़ाना है। ठीक है, नैतिक और सामाजिक तत्व में क्या है, इसके उद्देश्य आत्म सहायता और परस्पर संयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ एवं खुशहाली को बढ़ाना है। यह क्या करता है, अपना और अपने दोस्त का कह सकते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं मिलजुल कर, उसका क्या करना, उसको लाभ पहुंचाना। इसका उद्देश्य आत्म सहायता और परस्पर संयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ एवं खुशहाली को बढ़ाना है। राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका यहाँ से अलग है। देखिए पहले यहाँ तक रखिएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, नहीं इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ से हेडिंग दीजिएगा राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर
यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखिएगा राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आइए देखते हैं कि राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है। तो बिहार भारत का आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। बिहार जो अपना है वो क्या है, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्तर पर अगरबत्ती, जत्ता और ईंट बनाने जैसे रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। सहकारिता से क्या हो रहा है, बिहार में अगरबत्ती बनाना, जत्ता और ईंट बनाने जैसे रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। सहकारी बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन बहुत भी आई है। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, वर्णन करें। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो वास्तव में स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा ही आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो जो स्वयं सहायता समूह क्या होता है, यह महिलाओं द्वारा ही शुरू किया जाता है। गांव में क्या करती है, 10 से 15 महिला एक समूह बनाकर इसका व्यवस्था करती है। ठीक है, क्योंकि घर के काम निपटाने के बाद इनके पास समय ही समय रहता है। जो घर की महिला होती है, काम जब समाप्त कर लेती है तो उनके पास बहुत सारा समय रहता है। नहीं, इस खाली समय का सदुपयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर परिवार की आय में वृद्धि कर अपने परिवार को समृद्ध करती है। वह क्या करती है, जो खाली समय है उस समय का वह सही यूज करके अपने परिवार में आय में क्या करती है, वृद्धि करती है और अपने परिवार को समृद्ध करती है, मतलब खुशहाल करती है। ठीक है, इस योजना का आरंभ महिलाओं को ही काम देने के उद्देश्य से किया गया है। स्वयं सहायता समूह का स्थापना किस लिए किया गया था, महिलाओं को काम देने के लिए किया गया था। नहीं, इस योजना का आरंभ महिलाओं को ही काम देने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, इस समूह के आरंभ करने से लेकर उत्पादन करने, उनको बाजार में पहुंचाने और धन एकत्र कर आपस में बांटने तक का सारा काम महिलाएं ही करती है। इसमें इसका जो भी काम है सब महिला करती है। नहीं, महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक तथा आर्थिक स्तर की महिलाओं को एकत्र कर एक स्वैच्छिक और अस्थायी संस्था बनाई जाती है। ठीक है, यह क्या है, तो महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह, इसको कौन संचालित करता है, महिला, तो इसका सारा काम महिला ही करता है। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक तथा आर्थिक स्तर की महिलाओं को एकत्रित कर एक स्वैच्छिक और अस्थायी संस्था बनाई जाती है। ठीक है, ये सभी महिलाएं पास पड़ोस की ही होती है। ये जो महिला होती है अगल बगल का ही होता है। ठीक है, होती है। इस संस्था को नियमबद्ध ढंग से संचालित कर आपसी सहयोग सहायता समूह में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। इस संस्था का नियमबद्ध ढंग से संचालित कर आपसी सहयोग सहायता समूह में महिलाओं की अहम भूमिका होती है या वे अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी के साथ यह पांचवा भी क्वेश्चन समाप्त हुआ और पांचवा क्वेश्चन के समाप्त होते ही आपका यह चौथा चैप्टर भी समाप्त हुआ। ठीक है, अगर इस पीडीएफ का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 774 70 296। इस पर आप हाई लिखकर इकोनॉमिक्स नोट्स लिखकर जिस चैप्टर का आपका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पर लिख कर भेजिए, हम आपको उसका पीडीएफ दे देंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।